बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो लॉग में हम बात करने वाले हैं बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। सबसे पहले तो माफ़ी चाहता हूँ कि मैं मुसलसल तौर के ऊपर ऑडियो लॉग नहीं बना सका। वजह यह थी कि मैं कुछ सिलेबस वगैरह था, कुछ सब्जेक्ट्स थे उनका कवर कर रहा था, इसी वजह से मैं ध्यान नहीं दे पाया। और कुछ किताबें थी जो मुझे पढ़नी थी, तो मैंने 10-20 दिन की थोड़ी सी छुट्टी ले ली थी यूट्यूब से और अपना काम थोड़ा कम करके मैं अपनी किताबों के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहा था। उसकी वजह से माफी चाहता हूँ। अब आते हैं जी पाकिस्तान की सिचुएशन के ऊपर, और कोशिश करूंगा कि अब मुसलसल तौर के ऊपर ऑडियो लॉग वगैरह अपलोड करूं। अब आते हैं जी पाकिस्तान की सिचुएशन के ऊपर। पाकिस्तान की सिचुएशन एग्जैक्टली क्या है? सबसे पहले आप पाकिस्तान का एनवायरमेंट स्टडी करें। अगर मैं जनरल आसिम मुनीर हूं तो मैं क्या सोच रहा हूं? मैं ये सोच रहा हूं कि मेरे पास है 2.5 लाख के करीब फौज है, यानी जो मैं मुल्क के अंदर डिप्लॉय कर सकता हूँ। सर्टेन अमाउंट ऑफ पुलिस है। टोटल मेरे पास 4 लाख 4.5 लाख के करीब FC, पुलिस, लेवीज और आर्मी के जवान मिलाकर है जो मैं डिप्लॉय कर सकता हूँ। अब इसका एक सिग्निफिकेंट पोर्शन मैंने रिजर्व में रखना होता है, इसका एक सिग्निफिकेंट पोर्शन मैंने बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय करना होता है, और इसका एक मखसूस ऐसा मैंने मुल्क के अंदर डिप्लॉय करना होता है। जो मुल्क के अंदर डिप्लॉयबल फोर्स होती है उसकी तादाद होती है 3 लाख। 3 लाख से ज्यादा कोई फोर्स हो ही नहीं सकती जो इस मुल्क के अंदर डिप्लॉय की जा सके। अगर आप रिजर्व वगैरह भी कॉल कर लो तो 4 लाख से ऊपर नहीं जाती फौज। सो ये मेरी टोटल स्ट्रेंथ है पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद मेरे पीछे PDM की जमातें हैं और कोर्टों का मेरे पीछे सपोर्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनली मेरे पीछे कोई नहीं है। पार्लियामेंट जो भी है लंगड़ी लुली वो मेरे पीछे है। सो लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट गवर्नमेंट मेरे पीछे खड़ी है। कोर्ट मुझे कुछ नहीं कह सकती। अब मैं इमरान खान को कुचलने जा रहा हूँ। तो इमीडिएट इम्पैक्ट क्या हो गया? इमीडिएट इम्पैक्ट ये होगा कि मैं इमरान खान को अरेस्ट कर लूंगा, PTI की तमाम तर लीडरशिप को अरेस्ट कर लूंगा, और फॉर दी सेक ऑफ द टाइम 6-7 महीनों के लिए पाकिस्तान के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा होगा। कुछ भी नहीं हो रहा होगा, कोई भी तमाशा वगैरह नहीं हो रहा होगा, प्रोटेस्ट वगैरह नहीं हो रहा होगा। और इस दौरान में एक मीडिया के ऊपर कैंपेन चला के इमरान खान को बदनाम करके इमरान खान जेल के अंदर होगा, इसके ऊपर केसेस चला के उसके बाद मैं पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कराऊंगा जिसमें नवाज शरीफ को जिता के और उनके खिलाफ जितने भी केसेस है वो सारे के सारे खत्म कर दूंगा। उसके बाद जाकर मैं यहाँ पर नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर वगैरह बना दूंगा और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये प्राइम कैलकुलेशन जो कि नून लीग की है, पाकिस्तान आर्मी की है, और ये कैलकुलेशन बेस करती है 3-4 चीजों के ऊपर। सबसे पहली चीज कि मिलिट्री स्ट्रेंथ इतनी होगी कि वो पाकिस्तान का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो इस वक्त वेव है, जो इस वक्त सोच है पाकिस्तानी अवाम की, उसको चेंज कर देगी। सो पहली कंक्लूजन ये है। दूसरी कंक्लूजन इनकी ये है कि हम इलेक्शन जब करवा देंगे उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तीसरी कंक्लूजन इनकी ये है कि इमरान खान को जेल में डालने के बाद कोई भी तमाशा पाकिस्तान के अंदर नहीं होगा। चौथी कंक्लूजन इनकी ये है कि इसके बाद हमें इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस मिल जाएगी और इंटरनेशनल जो कंट्री है वो सारे के सारे हमें सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। अब ये 4 अजम्पशंस हैं जिसके ऊपर ये सारी की सारी कैलकुलेशन बेस करती है। अब इनको हम थोड़ा सा एनालाइज करके देखते हैं। सबसे पहली चीज जो स्ट्रेंथ ऑफ द आर्मी है जिसको ये डिप्लॉय करने के बारे में सोच रहे हैं, तो 4 महीनों तक 5 महीनों तक कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जैसे ही इमरान खान अंदर जाएगा तो विद इन 4 मंथ्स ऐसी नई फोर्सेस पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इमर्ज करेंगी जो वायलेंट होगी, टेररिस्टिक इन नेचर होगी, और सबसे ज्यादा खतरनाक बात उनको पाकिस्तानी अवाम की सपोर्ट होगी। अब जब उन फोर्सेस को पाकिस्तानी अवाम की सपोर्ट होगी तो पाकिस्तान किसी कन्वेंशनल वॉर में नहीं जाएगा, पहाड़ों के ऊपर जंगे नहीं होगी, पाकिस्तान शहरों के अंदर लॉन्ग ड्रिवन वॉर में फंस जाएगा। जब शहरों के अंदर लॉन्ग ड्रिवन वॉर होगी उसके अंदर पाकिस्तान फंस जाएगा तो अल्टीमेटली पाकिस्तान आर्मी को सिग्निफिकेंट इंपैक्ट महसूस होगा उस जंग का। वजह यह होगी कि ये जो जंग होगी ये बॉर्डर के ऊपर नहीं होगी, ये होगी विद इन द सिटीज, और विद इन द सिटीज आप एक डिप्लॉयबल कंडीशन में नहीं होते, आप एक ऐसी कंडीशन में होते हैं जहां पर आपको सेंस ऑफ पीस होता है, आप एक पीस की कंडीशन में होते हो। आपकी डिप्लॉयमेंट के अंदर इतना कोई खास फोर्टिफिकेशन भी नहीं होती है। फिर जब यहां पर आपको टारगेट किया जाएगा तो रेट ऑफ अट्रिशन जो बढ़ जाएगा, 200 जवान पर डे के हिसाब से जाएंगे आपके। जब 200 जवान पर डे के हिसाब से जाएंगे तो नेट कंक्लूजन ये निकलेगा कि पाकिस्तान आर्मी विद इन 6 मंथ्स ऑफ वॉर अपनी 2 कोर गवा चुकी होगी। इन्फेंट्री बेस्ड कोर्स सारी की सारी गवा चुकी होगी। पाकिस्तान के पास मैं आपको बता दूं टोटल 9 कोर है, जिसमें से 3 और कोर भी हैं जो कि मेडिकल है, इंजीनियरिंग है और सिग्नल्स वगैरह की है। उनको काट कर आप देखें तो टोटल 9 कोर है, और जब ये 9 कोर की पूरी में से 2 कोर खत्म हो चुकी होगी तो ये पाकिस्तान आर्मी के ऊपर इतना बड़ा इंपैक्ट डालेगी कि ये जो रैंक इन फाइल है ना कि हम मुत्तहद हैं, हम सब यूनाइटेड हैं, ये सारी उधेड़ जाएगी। इसके बाद एक और कंक्लूजन बताता हूं मैं आपको इस जंग के नतीजे में। ये जो जनरल आसिम मुनीर कह रहा है कि मुझे फौज अनडिस्प्यूटेडली सपोर्ट करेगी, जिस दिन सिविल वॉर हुई और लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ तो विद इन हिज रैंक्स, उसकी जो अपनी रैंक्स है उसमें से भी लोग उठेंगे जो उसे शूट आउट कर देंगे या उसको बेचने की कोशिश करेंगे और इमरान खान के साथ पॉलिटिकल सेटलमेंट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो टाइम ऐसा होगा कि इमरान खान भी कुछ नहीं कर पाएगा। इमरान खान चाह कर भी सिविल वॉर को कंट्रोल करने की कोशिश करे तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि फोर्सेस अनलीश हो चुकी होंगी। एक तरफ पाकिस्तान आर्मी होगी, एक तरफ पाकिस्तान के दूसरे रेबल ग्रुप्स होंगे जो एक दूसरे के साथ भिड़ चुके होंगे, और इस तरह से भिड़ चुके होंगे कि ये ना इमरान खान के कंट्रोल में रहेगी ना ये आर्मी के कंट्रोल में रहेगी। फिर जो किस्मत के
ऊपर होगा वो होगा। हो सकता है इमरान खान भी ना बचे, आसिम मुनीर भी ना बचे, पीडीएम भी ना बचे, कोई भी ना बचे और टोटली न्यू लोग आकर इस मुल्क के ऊपर हुकूमत में आकर बैठ जाए। सो ये जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं ना, ये है इसकी मतलब बुनियादी कैलकुलेशन। उसके बाद ये होगा कि रेट ऑफ डिफेक्शन विद इन द आर्मी, आर्मी में से ही बहुत सारे लोग मतलब निकल कर चले जाएंगे और दूसरे रेबल्स को ज्वाइन करना शुरू कर देंगे, या विद इन आर्मी सबोटेज एक्टिविटीज बढ़ जाएंगी, जो मतलब है ना जनरल्स की सबोटेजिंग वगैरह करना शुरू कर देगी। सो ये है वो रिस्क जो मतलब आर्मी लीडरशिप लेना चाहती है। अब आर्मी लीडरशिप ये रिस्क समझती है लेकिन इग्नोरेंट है, इनको मतलब है ना ये लगता है कि ये मजाक है। मैं आपको जनरल मुशर्रफ के हवाले से बता देता हूँ, क्योंकि ये जो हमने पिछले 2 डेकेड्स देखे हैं, जनरल मुशर्रफ वाला डेकेड हो गया और फिर नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी वाला जो डेकेड हो गया, इसमें हमने एक चीज देखी है कि हमने एक सिविल वॉर देखी है। जितने भी तालिबान वगैरह टीटीपी के थे उनके पास पाकिस्तानी एनआईसी थे, 70% के लोगों के पास पाकिस्तानी एनआईसी थे, 30% बाहर से आए हुए थे। सो हमने एक सिविल वॉर देखी हुई है। सो ये एक सिविल वॉर थी जिसमें हमने देखा कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर से लोगों ने फटना शुरू किया था। सो सिविल वॉर की जो नेचर होती है वो कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट से अलग होती है। सो ये बात इस फौज को समझ में नहीं आ रही, समझ में आ रही है लेकिन ये इग्नोरेंट है, ये गुरूर में तकब्बुर में इतने हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सामने इनके मौत पड़ी हुई है। बहरहाल ये अल्लाह ने जिसको भी मतलब है ना मारना होता है ना, तो फिर पहले सबसे उसके अंदर गुरूर पैदा कर देता है, फिर उसके अंदर से इग्नोरेंट फैसले करवाना शुरू कर देता है। नेट रिजल्ट यही निकलता है जो निकलने वाला है। सो ये जो आर्मी की स्ट्रेंथ है, जो आर्मी के पास एक ही स्ट्रेंथ है कि इसके पास तकरीबन 4 लाख के करीब बंदूकें हैं जो पाकिस्तानी आवाम की तरफ कर देती है ये आर्मी जब भी चाहे। सो ये स्ट्रेंथ भी आर्मी की इरोड हो जाएगी। जब ये मिलिट्री स्ट्रेंथ आर्मी की क्रश हो जाएगी, उसके बाद इस फौज के पास क्या बचेगा? इसकी तो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इसकी तो कोई लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत नहीं है, इसकी जितनी भी स्ट्रेंथ है वो इसकी बंदूकें है। और जब ये बंदूकें इसको बचाने में नाकाम हो जाएंगी तो इस फौज के पास क्या बचेगा? फिर मैं बताता हूँ क्या होगा। फिर हो गए रिप्राइजल। जब ये लोग मतलब है ना जो रेबल्स नए उठेंगे वो सारे मुल्क के ऊपर कंट्रोल कर लेंगे और मिलिट्री सर्टेन डिफीट देख रही होगी, तो इसके अंदर इंटरनेशनल प्लेयर्स भी घुसने की कोशिश करेंगे। पहली चीज, इंटरनेशनल प्लेयर्स में अमेरिका, इंडिया सब घुसने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस दिन ये सर्टेन डिफीट देख लेगी पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की लोकल फोर्सेस जीत जाएंगी, उसके बाद होंगे रिप्राइजल। रिप्राइजल किसके खिलाफ होंगे? मतलब जो ऐसे हमले जो मतलब रिवेंजफुल अटैक होंगे वो किसके खिलाफ होंगे? फौजियों की फैमिलीज के खिलाफ होंगे, हामिद मीर के खिलाफ होंगे, पाकिस्तानी मीडिया के खिलाफ होंगे, पाकिस्तानी जुडिशरी के खिलाफ होंगे, पाकिस्तानी पैसे वाले लोग जो अशराफिया है उनके खिलाफ होंगे। सो ये वो जो रिप्राइजल्स होंगे ना, ये बड़े खतरनाक होंगे। बांग्लादेश के अंदर तो हिंदुस्तान कहता है कि 3 मिलियन, चलो वो तो झूठ बोलते हैं। एटलीस्ट सबसे ज्यादा जो बंगाली मारे गए थे, जो पाकिस्तानी फौज ने मारे थे, वो 1.5 लाख के करीब थे। उसके बाद जो बंगालियों ने रिप्राइजल किए थे उसके अंदर उन्होंने 10 लाख से ज्यादा बंगाली मार दिए थे, ये कह करके ये पाकिस्तान के वफादार थे। और उस टाइम पर वो वफादार थे भी, मतलब उस टाइम पर जमात इस्लामी के कुछ जो लोग थे, वर्कर थे, कारकुन थे, वो सारे के सारे पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर बंगालियों के ऊपर जुल्म कर रहे थे। सो इस टाइम पर आप देख रहे हैं कि बेरिया टाउन के जितने भी मालिकान है, आपके मालिक है, सेठ है, मीडिया चैनल है, इनके जो छोटे छोटे मुलाजिमीन है वो सारे के सारे पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर पाकिस्तानी आवाम के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। सो बंगाल के अंदर भी यही होता। सो ये जो रिप्राइजल्स होंगे ना, कम से कम 30 लाख लोग मारे जाएंगे पाकिस्तान के अंदर। 3 मिलियन पीपल विल डाई। सो ये इतने शदीद रिप्राइजल होंगे। बहरहाल जो इस मुल्क को इस दलदल में भेजना चाहता है तो फिर भेजे। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरा बेटा मतलब वजीर आजम बनेगा आसिफ जरदारी। सर जी ये बचेगा तो वजीर आजम बनेगा ना, जिस डायरेक्शन में आप लोग जा रहे हो यहाँ पर तो कोई नहीं बचेगा। सो बहरहाल ये है आपके सामने थोड़ी सी ग्रिम रियलिटी जो कि आर्मी को दिखनी चाहिए कि ये जो 4 लाख बंदूक है ना, ये जो बागी होंगे ना, ये बंदूकें इनकी गांड में घुसेड़ देंगे। ये समझ लेना चाहिए इस फौज को। अब आते हैं जी हमारे जजों के ऊपर से। ये जजों ने भी क्या कमाल का तमाशा लगाया। मैंने पहले दिन से आपको कहा था कि ये जो चीफ जस्टिस है, ये चीफ जस्टिस है, ये पीपल्स पार्टी का बंदा है। इसने देखो डिले के ऊपर डिले, तारीख के ऊपर तारीख, तारीख के ऊपर तारीख, तारीख के ऊपर तारीख देकर कितना दूर लेकर आया फैसले को। और यहाँ पर अब कहता है एग्जेक्टिव ऑर्डर हम नहीं दे सकते। तो बहन के टके, ये जो तूने 10 अप्रैल वाला डिसीजन दिया था ये एग्जेक्टिव ऑर्डर नहीं था। ये जो तूने कान से पकड़कर स्पीकर को कहा था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कराओ, ये बहन के टके ये एग्जेक्टिव ऑर्डर नहीं था। ये तेरी हैसियत थी कि ये ऑर्डर देता। आर्टिकल 69 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट करके उड़ती हुई सुप्रीम कोर्ट आ रही थी क्योंकि पीछे फौजियों की बंदूकें खड़ी थी। अब लड़के दिखा ना, अब क्यों पेंट गीली हो गई बहन के टके। अब लड़के दिखा, ये साले तुम लोग जूतिए चीफ जस्टिस है, ये वो है वो है, ये साले तुम लोगों ने तमाशा लगाया हुआ। ये पहला मुल्क है जहां पर इंसाफ 20-20 लाख रुपए में, 30-30 लाख रुपए में मिलता है। कौन सा दुनिया के अंदर ऐसा मुल्क है जहां पर इंसाफ पैसों से मिलता हो? इंसाफ दुनिया की वाहिद चीज थी जो फ्री होती थी और ये भी अब हमें 20 लाख 30 लाख रुपए में मिल रही है। ये क्या तमाशा हो रहा है? मैं आपको जहांगीर की मिसाल देता हूँ। जहांगीर जो था बादशाह था, वो शराबी था, अयाशी था, जो भी था, अकबर का बेटा था, ठीक है। सो उस बंदे ने अपने महल से ऊपर एक बेल बनवा दी थी जो से हम रिंग बेल कहते हैं, और उसका रस्सी जाकर महल से दूर एक पेड़ था उसमें बनवा दी थी। जिसको भी इंसाफ चाहिए होता था वो उस रस्सी को हिलाता था। जहांगीर के महल के अंदर वो बेल बजती थी। जहांगीर पूछता था कि किसने उड़ाई है, वो उसे हम रिंग ऑफ जस्टिस कहा करते थे, बेल ऑफ जस्टिस। सो बेल ऑफ जस्टिस जब भी बजी थी, जहांगीर उसको बुलाता था कि क्या हुआ है कि तुम्हें इंसाफ चाहिए, क्या
हुआ है तुम्हारे साथ। सो एक बार एक किस्सा बताता हूँ आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग और दिलचस्प किस्सा है। नूरजहां जहांगीर की बीवी थी। आप लोगों को पता होगा कि जहांगीर और अनारकली का किस्सा, लेकिन अनारकली वाले किस्से में लोग कहते हैं कि बहुत मोहब्बत हो गई थी, लेकिन जहांगीर को अनारकली से ज्यादा नूरजहां से मोहब्बत हो गई थी। सो ये उन लड़कों के लिए भी सबक है कि एक मोहब्बत खत्म हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरी मोहब्बत उससे ज्यादा अच्छी हो सकती है। सो नूरजहां से सबसे ज्यादा मोहब्बत हो गई थी जहांगीर को, अनारकली के बाद भी, और अनारकली से भी ज्यादा हो गई थी। अनारकली पहली मोहब्बत थी जहांगीर की। सो उसके बाद क्या हुआ, नूरजहां महल के बाहर टहल रही थी, सो घूम फिर रही थी अपनी दोस्तों के साथ, तो किसी एक बदमाश लड़के ने जाकर नूरजहां को आंख मारी। उस टाइम पर नूरजहां के पास पिस्टल थी, उस टाइम की पिस्टल, उसने जाकर उसको पॉइंट ब्लैंक पे शूट कर दिया उस लड़के को, उसको वहीं पर मार दिया। अब उसके जो वारिस थे उस लड़के के, वो जाकर वो जहांगीर की इंसाफ की बेल लाना शुरू कर दी कि भाई इंसाफ दो, नूरजहां ने ये कर दिया वो कर दिया। अब दरबार लगा, नूरजहां भी हाजिर हुई और वो जो लड़के के वारिस थे वो भी हाजिर हुए। तो नूरजहां ने कहा कि इसके लड़के ने बदतमीजी की थी जिसकी वजह से मैंने उसे गोली मार दी। तो जहांगीर ने कहा कि इसके लिए तो तुम्हारे पास दलील तो है लेकिन सबूत वगैरह तो नहीं है तुम्हारे पास। तो जहांगीर ने कहा कि अब सजा होगी। तो नूरजहां ने खून बहा पेश किया था और कुछ सर्टेन गोल्ड देकर खून बहा के एवज में अपनी जान छुड़वा ली थी। तो बाद में जाकर ये केस रफा दफा हो गया था और उनको पैसे दे दिए गए थे उन लड़के के वर्षा को। बाद में जाकर जहांगीर अकेला बैठा हुआ था तख्त पर, तो नूरजहां गई थी तो जहांगीर रो रहा था। उसने पता है क्यों रो रहा था जहांगीर? अब ये शराबी अयाशी बादशाह है मुगलों का, वो वहां पर रो रहा था, कह रहा था कि मैं तुमसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ इस रियासत के अंदर, नूरजहां से, लेकिन अगर ये खून बहा नहीं मंजूर होता तो तुम्हारी भी गर्दन उड़ाने में मैं देर नहीं करता। जहांगीर इस बात के ऊपर रो रहा था और कह रहा था कि मैं 3-4 दिनों से सो नहीं सका, कि मैं ये सोच रहा था कि अगर ये मामला हल नहीं होता तो मैं से नूरजहां बिछड़ जाएगी। ये थी जहांगीर की इंसाफ पसंदी। और यहाँ पर चीफ जस्टिस को देखो, ये है ही मुफाद परस्तों के टोले। और ये क्या है, मतलब है ना जूरिस्प्रूडेंस, ये वो फला, एक सीधा सीधा इंसाफ नहीं किया जा सकता। कभी टेक्निकलिटी के पीछे छुप जाते हो, कभी उसके पीछे छुप जा सकते हो। सो ये क्या तमाशा लगा पड़ा है। अब ये जो आया है हमारा मेजर जनरल फैसल नसीर, इसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज नहीं हो सकती। भाई ये कौन सा बंदा है कि जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती? और सुप्रीम कोर्ट भी हाथ खड़े करके बैठी है कि ये हमसे बड़े ताकतवर लोग हैं। भाई जब तुमसे इतने ताकतवर लोग हैं तो जमहूरियत चल रही होती है, तो जमहूरी लोगों के ऊपर टांगे क्यों अड़ाते हो? जमहूरी लोगों के ऊपर फैसले क्यों देते हो जब जनरलों के ऊपर फैसले नहीं दे सकते? जब तुम लोग इतने बेगैरत जजेस हो, तुम इतने मतलब है ना दूसरी बापों की औलादे हो जजेस, तो जमहूरी लोगों के ऊपर फैसले क्यों देते हो जब तुम जनरलों के ऊपर फैसले नहीं दे सकते? तुम्हारी औकात जब इतनी है तो क्यों जमहूरी लोगों को तंग करते हो तुम लोग? सो ये जो चीफ जस्टिस है या चीफ जस्टिस है, ये भी सबसे बड़े ड्रामेबाज है। सो इस वक्त मेरी कंक्लूजन यही है कि इमरान खान को चाहिए कि फुल फोर्स के साथ इंगेज करे। अब यहाँ पर इमरान खान की भी जो है ना मिस्टेक है, इसको बार बार कह रहा था कि सीरियसली लो, तैयारी करो, ये मामला इतनी आसानी से लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली तौर के ऊपर हल नहीं होंगे, ये डंडे से हल होने वाले मामला है। मैं यहाँ पर सुन रहा था आफ्ताब इकबाल को, ये जो हैदर मेहदी के साथ, कैप्टन हैदर मेहदी के साथ बात कर रहा था, वो कह रहा था कि मुफाहमत होनी चाहिए, अपीजमेंट की पॉलिसी बता रहा था कि अपीजमेंट करनी चाहिए, आर्मी की अपीजमेंट करो। मैं बताता हूँ अपीजमेंट क्यों गलत है। सिकंदर मिर्जा ने अपीज करने की कोशिश की अयूब खान को, अयूब ने फोड़ के रख दिया। उसके बाद याया को अपीज करने की कोशिश की अयूब ने, याया ने अयूब को फोड़ के रख दिया। उसके बाद याया ने अपीज करने की कोशिश की दूसरे लोगों को, अपने लोअर रैंक एंड फाइल को, तो जीएचक्यू में गालियां पड़ी थी याया को। अपीजमेंट क्यों नहीं काम करती? उसके बाद जुल्फकार अली भुट्टो ने जिया को या उसके जनरलों को अपीज करने की कोशिश की थी, तब भी काम नहीं बना था। उसके बाद जिया ने अमेरिका को अपीज करने की कोशिश की थी तो बम से उड़ा दिया था जिया को। इसके बाद आते गुलाम ईसा खान को बेनजीर ने अपीज करने की कोशिश की थी तो गुलाम ईसा खान ने बेनजीर की छुट्टी करवा दी थी। इसके बाद नवाज शरीफ ने और गुलाम ईसा खान के अंदर ठन गई थी, तो उसके बाद इन्होंने आर्मी को अपीज करने की कोशिश की थी तो दोनों की छुट्टी हो गई थी। इसके बाद दोबारा से जब बेनजीर आई थी तो फिर बेनजीर ने अपीजमेंट करने की कोशिश की थी, फिर छुट्टी हो गई थी। फिर नवाज शरीफ आया तो नवाज शरीफ ने एक्शन लेने की कोशिश की और अपीजमेंट करने की कोशिश की, फिर नवाज शरीफ की छुट्टी हो गई। मुशर्रफ आया, मुशर्रफ ने जनरल कियानी की अपीजमेंट करने की कोशिश की, मुशर्रफ की भी छुट्टी हो गई थी। उसके बाद आसिफ अली जरदारी आया, उसने जनरल कियानी की अपीजमेंट करने की कोशिश की, फिर भी यूसुफ रजा गिलानी की कुर्बानी देनी पड़ी। उसके बाद नवाज शरीफ आया तो उसने राहिल शरीफ को अपीज करने की कोशिश की, फिर भी राहिल शरीफ ने छुट्टी करवाने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी नवाज शरीफ की। इसके बाद इमरान खान आया, इमरान खान ने पहले 3 साल अपीज ही तो किया जनरल बाजवा को। अगर लगाते रखता ना 2-3 थप्पड़ जनरल बाजवा को तो ये अपनी औकात में रहता, लेकिन अपीजमेंट की, अपीजमेंट का कंक्लूजन ही क्या निकला? कंक्लूजन आपके सामने है, हमारे सामने है कंक्लूजन। सो ये वो चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए कि अपीजमेंट पाकिस्तान आर्मी के ऊपर कभी काम ही नहीं करती। आपको अगर अपने जनरल्स से लॉयल्टी चाहिए, डिसिप्लिन में आपको जनरल्स चाहिए, तो आपको इनको पॉइंट ब्लैंक रेंज पे रखना पड़ेगा। मतलब अगर जनरल हिलेगा तो जनरल की गर्दन उड़ेगी। इस रेंज में आप रखोगे तभी आप इनकी लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर सकते हो, तभी आप इनसे मतलब है ना ऑनेस्टी एक्सपेक्ट कर सकते हो। वरना इनसे बड़े मुनाफिक, कातिल, गद्दार, दहशतगर्द फौज मैंने जिंदगी में नहीं देखी जितनी मुनाफिक, गद्दार और दहशतगर्द फौज ये। सो अगर आप इनसे लॉयल्टी एक्सपेक्ट करते हो, प्रोफेशनलिज्म तो इनके अंदर टकेगा भी नहीं है। कहेगा प्रोफेशनलिज्म, डिसिप्लिन तो मेरी
जूती। सो ये मुनाफिक है, और अगर आप इनसे लॉयल्टी एक्सपेक्ट करते हो तो बंदूक की नोक के ऊपर आप इनसे लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर सकते हो, बाकी जिस दिन बंदूक हटी तो ये सबसे बड़े मुनाफिक है। सो नेट कंक्लूजन यही निकल रहा है कि इमरान खान को जैसे ही हुकूमत में आना होगा उसके बाद इस जनरल आसिम मुनीर को सबसे पहला काम जो करना होगा, इसे डिसमिस करना होगा। ये आपके खिलाफ मार्शल लॉ लगा देगा, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। इस बंदे का मतलब नेचर और जनरल जिया की नेचर बिल्कुल सेम है। जनरल आसिम मुनीर को ओवर द नाइट आपको हटाना पड़ेगा, उसके बाद आपको आर्मी की रैंक्स पर्ज करनी पड़ेगी। विद इन आर्मी जितने भी गद्दार है, और बहुत ज्यादा गद्दार है आर्मी के अंदर, माशाल्लाह से पूरी की पूरी फॉर्मेशन कमांड भरी पड़ी है गद्दारों से। मैं यहाँ पर आपको एक और मिसाल देता हूँ। ये लोग समझते हैं ना कि जनरल बाजवा ने अकेले ने फैसला किया था, ये भी गलत बात है। और ये लोग समझते हैं कि ये जो है जनरल आसिम मुनीर अकेला फैसला कर रहा है, ये भी गलत बात है। मैं आपको बताता हूँ कि असल में हो क्या रहा है। जब 2007 में एक एग्रीमेंट हुआ था अमेरिका, मुशर्रफ और बेनजीर के दरमियान, तो जिसमें यह डिसाइड हुआ था कि पाकिस्तान के अंदर 3 कंसेक्टिव ईयर्स के लिए जमहूरियत रहेगी, और जमहूरियत रहने से पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आएगी। और जिसकी गारंटी अमेरिका ने ली थी, फौज ने ली थी, पीटीआई ने ली थी। आपकी पीटीआई उस टाइम पर इतनी मजबूत नहीं थी, उस टाइम पर पीपल्स पार्टी ने ली थी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ली थी, पीएमएलएन ने ली थी। तो ये मतलब डिसाइड हुआ था कि 3 साल कंसेक्टिव डेमोक्रेसी होगी। ये 2007 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के सामने चैलेंज ये था कि अगर 3 बार डेमोक्रेसी रहेगी 3 कंसेक्टिव ईयर के लिए, तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कैसे काम चलाएगी। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने ये डिसाइड कर लिया था कि सबसे पहला जो स्तून होता है ना जमहूरियत का, वो पार्लियामेंट होगी। तो पार्लियामेंट को हम कभी आजाद नहीं रहने देंगे, हमेशा हंग पार्लियामेंट रखेंगे ताकि एनआरकी रहे, और एनआरकी के अंदर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ज्यादा ताकतवर होती है। उसके बाद हम प्राइम मिनिस्टर को 3 साल के बाद छुट्टी करवा देंगे, कोर्ट के थ्रू, करप्शन के थ्रू, अपोजिशन के साथ मिलकर प्राइम मिनिस्टर की 3 साल के बाद छुट्टी करवा देंगे। इसमें आप अगर आप देखें तो यूसुफ रजा गिलानी को भी 3 साल बाद छुट्टी करवा दी गई और उसके थ्रू जमहूरियत को कमजोर कर दिया गया। इसी तरह से नवाज शरीफ की 3 साल के बाद छुट्टी करवा दी गई, और वो सारे जनरलों ने मिलकर की। यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ भी सारे जनरल एक थे, नवाज शरीफ के खिलाफ भी सारे जनरल एक थे, और फिर इमरान खान की छुट्टी करवा दी गई, इसके खिलाफ भी सारे जनरल एक थे। सो इन 15 सालों के अंदर इन्होंने 3 प्राइम मिनिस्टर्स को आफ्टर 3.5 ईयर्स छुट्टी करवाई है। वजह यह थी कि इनको जमहूरियत को कमजोर करना था। सो पाकिस्तान आर्मी ने अपने अंदर एक इनबिल्ट मतलब प्रोसेस रखा हुआ है कि हमने जमहूरियत को कमजोर ही रखना है पाकिस्तान के अंदर, और प्राइम मिनिस्टर की छुट्टी करवानी है विद द हेल्प ऑफ कोर्ट, विद द हेल्प ऑफ जो अपोजिशन पार्टी है। सो इस तरह का तमाशा वगैरह लगा के छुट्टी करवानी है। और अगर इस प्रोसेस के थ्रू अगर हम छुट्टी नहीं करवा सकते तो हम डायरेक्ट मार्शल लॉ लगेंगे। पहले ये गवर्नमेंट को छुट्टी कैसे करवाते थे प्राइम मिनिस्टर की, आर्टिकल 58(2) हुआ करता था। 58(2) क्या करता था आर्टिकल का, वो ये पावर देता था प्रेसिडेंट को कि प्रेसिडेंट असेंबली डिसमिस कर दे और गवर्नमेंट को चलता कर दे। फिर प्रेसिडेंट के साथ मिलकर ये साजिश करते थे कि मतलब गवर्नमेंट की छुट्टी करवा दे। गुलाम इसाक खान के थ्रू बेनजीर की करवाई, फिर दोनों गुलाम इसाक खान नवाज शरीफ की छुट्टी हो गई। उसके बाद दोबारा से ये करने की कोशिश की गई फारूक लगारी के थ्रू, उसके बाद नवाज शरीफ ने ये ताकत ही खत्म कर दी। फिर जब मुशर्रफ ने भी ये पावर अपने पास रखा था प्रेसिडेंट वाला 58(2) वाला, ताकि पार्लियामेंट मेरी इंपीचमेंट ना कर सके, उसके बाद जो है आपका नवाज शरीफ और जरदारी ने मिलकर इंपीचमेंट करने की कोशिश की थी और 58(2) को खत्म करके 18th अमेंडमेंट पास करवा दी। और 18th अमेंडमेंट में अंदर नवाज शरीफ ने यह डिसाइड कर लिया था कि 58(2) खत्म होना चाहिए, और आसिफ जरदारी उस टाइम का प्रेसिडेंट था। ये इसी तरह से करते आ रहा है। ये हमेशा प्राइम मिनिस्टर के ऊपर पाकिस्तानी फौज हमलावर होती आ रही है। इससे बड़ी बेगैरत, गद्दार और मुनाफिक फौज और इससे घटिया फौज की तारीख कभी हो ही नहीं सकती। और लोग कहते हैं ये ईमानदार लोग हैं, और आफ्ताब इकबाल कहता है कि इनकी हमें जरूरत है। इन बेगैरतों की हमें जरूरत है यार, इन बेगैरतों की जरूरत है जो बार बार इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी करवाए, जो बार बार इस मुल्क की सियासी हुकूमतों को उलट पुलट करे, जो बार बार इस मुल्क के वजीर आजम के ऊपर हमलावर हो, और फिर कहें क्या कि हमें कश्मीर लेना है। कश्मीर क्या घंटा लिया है लोगों ने, और फिर कहें हम इसराइल के साथ बदला लेंगे, इसराइल के साथ तो झेपे पड़ा रहे हो, और फिर क्या कहें हमें कि हम अमेरिका के खिलाफ बगावत करेंगे, हम इस्लामिक सिविलाइजेशन बनाएंगे। सिविलाइजेशन तुम बना रहे हो बहन जो। सो ये काम कर रहे हैं ये लोग। सो ये है वो इस फौज की बेगैरती हकीकत जो इस मुल्क की तारीख है। और फिर ये आफ्ताब इकबाल कहता है कि हमें इन्हें अपीज करना चाहिए। बहरहाल ये आपकी बात है। अब इमरान खान के ऊपर भी ये सीधी सीधी बात है कि ये एक भी इंच की अपीजमेंट नहीं करे आर्मी की, और जाए जहन्नम में ये फौज। और ये फौज को मतलब बड़ा गुरूर है ना कि बंदूकों के जोर के ऊपर हम इस मुल्क के ऊपर काबिज हो जाएंगे। तो करके देख ले, एक बार करके देख ले। जितनी लाशें ये फौजी उठाएंगे उसके बाद इन फौजियों को भी पता चल जाएगा कि बंदूक के जोर के ऊपर मुल्क काबू नहीं होगा। सबसे बड़ा थ्रेट तो यही है ना कि 4 लाख बंदूकों से हम इस मुल्क के ऊपर कब्जा कर लेंगे। अगर ये करने में नाकामयाब रहे, और जो कोई नाकामयाब होंगे बाय एनी मिलिट्री सेंस, ये नाकामयाब होंगे 4 लाख बंदूकों के जोर के ऊपर इस मुल्क के ऊपर हुकूमत करने में। सो जब ये नाकाम होंगे तो इनके पास क्या बचेगा। ये कोई सियासी पार्टी भी नहीं है, इनकी कोई लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत भी नहीं है, और जब इनसे बंदूकें भी छीन ली जाएंगी तो फिर ये कुत्ते की तरह मरे पड़े होंगे। फिर ये इनके बहन भाई बेवियां बच्चे सड़कों के ऊपर नंगे घूम रहे होंगे। ये फौजी देख ले इनके साथ क्या होने वाला है। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।